जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम में और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। सेवियो रोड्रिगेज़ जिनको आप सुनते हैं और ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं। फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ हैं गोवा क्रॉनिकल जिस पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स इनके होते हैं। लेकिन आज हम एक खास मकसद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ हम एक खास चर्चा करेंगे। आर्टिकल इनका एक रहा है और जो इन्होंने काफ़ी पहले लिखा था, आज उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन डाइवर्जन, डिसेप्शन एंड डिवीज़न। ये काफ़ी पहले इस बात को कह चुके हैं और आज हम इस पे बहुत ओपनली जो कुछ हमने देखा है कि पिछले कुछ लगभग साल, डेढ़ साल में भारत के अंदर हुआ है, इसको ये काफ़ी पहले ही कह चुके थे। आज इनको इनसे पूछेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे इनको इतने पहले समझ में आया कि क्या कुछ भारत में होने वाला है। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग आवर शो। Thank you. I'm most humbled. Thank you for थैंक यू inviting सो me. मच। थैंक यू। सेवियो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपको समय से पहले जो कुछ भारत में होने वाला है, वो कैसे आपको अंदाज़ा हुआ कि भारत के साथ क्या कुछ आगे ये घटनाएँ होने वाली हैं, जो आप हमें सबको क्लियर समझ में आ रहा है? Amber, thank you for asking me this question. एक कारण की वजह से ऐसा होता है क्योंकि हम बहुत सालों से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और स्पाई क्राफ्ट और स्टेट क्राफ्ट को पढ़ रहा है और समझ रहा है और अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज और इंडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे डेटा हमारे पास रहता है। और उसी कारण की वजह से उनके जो पॉलिसीज है, उनका जो स्ट्रैटेजीज है, किस प्रकार के उनके सोच है, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़ा हुआ लोग जो हमारे पास अपने नेटवर्क में है, उसे हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक एनालिसिस की तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। अगर आप देखोगे और पढ़ोगे गोवा क्रॉनिकल को, आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत एनालिटिकल होते हैं और बहुत डेटा हैवी होते हैं, क्योंकि वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एनालिसिस होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम डेटा डालें और किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये डेटा क्या है। तो कई सालों से गोवा क्रॉनिकल 15 साल से लगातार अपने हुनर को बढ़ा रहा है, उनको अच्छा कर रहा है और उनको लोगों को जो व्यूअर्स है और रीडर्स है हमारे गोवा क्रॉनिकल को, ये इस प्रकार के जर्नलिज्म को पसंद करते हैं। वी हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग हैं जो गोवा क्रॉनिकल को फॉलो करते हैं। पर हमारा खासियत है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इंडिया का रोल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या है, क्या इंडिया के साथ हो रहा है, कौन इंडिया को टारगेट कर रहा है, उसको हम ज्यादा से एनालाइज करते हैं। सो आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क इज वेरी स्ट्रांग। ओके। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ अभी हम देख रहे हैं कि भारत के साथ हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसको अब समझ में भी आ रहा है। इनफैक्ट लेमैन कुड आल्सो अंडरस्टैंड कि ये सारा कुछ भारत के साथ क्यों हो रहा है। आखिर जो मोदी जी को हटाने के लिए ये एक बड़ी साजिश रची गई, इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों मोदी जी को हटाकर भारत में रिजीम चेंज करने की जो कोशिश कई बार हुई है। इनफैक्ट जो इलेक्शंस हुए अभी जो जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें सामने आई कि क्या कुछ भारत में सरकार बदलने के लिए किया गया। तो कारण अभी हाइटेंड हुआ है या फोर्स हुआ है क्योंकि जो यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, ट्रम्प और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था कि मोदी तो अपना दोस्त है, तो मोदी जो भी मैं बोलूंगा मोदी करवा देगा और वो डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा। लेकिन उसने, ट्रम्प ने गलती किया, ट्रम्प की टीम ने गलती किया कि सोचा था कि मोदी कभी इंडिया फर्स्ट को आगे नहीं डालेगा। और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो कई क्लॉजेस थे, स्पेशली जो एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था, वो मोदी और मोदी की टीम को पसंद नहीं आया, वो इंडिया के खिलाफ था। इसलिए मोदी ने बोला इसको थोड़ा हम हटा देंगे और हम विचार करेंगे उसके ऊपर, हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन नहीं करेंगे, हमें वापस उसको देखना जरूरी है। इस चीज को, ट्रम्प को थोड़ा अपने ईगो पे या उसके जो इमेज है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको उस पे चोट लगी है। और इसके वजह से ये पूरा जो तांडव कर रहा है ट्रम्प और उसके टीम, इंडिया को टारगेट करके, रशियन ऑयल को लेकर, पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़कर,
फ्रेंडशिप बढ़ाना, ये सब इंडिया को नीचा दिखाने की एक साजिश है जो ट्रम्प का है। ट्रम्प को इतना पता चल चुका है पिछले हफ्तों में कि मोदी और भारत बेंड होने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं है, राइट। और उसने सोचा था, जैसे वो आलू अर्जुन के मूवी का एक डायलॉग था, उसने सोचा कि पुष्पा था फ्लावर, लेकिन अब तो फायर निकला। तो उसको बहुत जल रहा है अभी, और वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। जैसे अगर आप देखोगे, पीटर नेवरो जो उसका एक ट्रेड एडवाइजर था, आज भी कुछ एब्सोल्युटली। सुबह कुछ बोल रहा था कि इंडिया रशिया और यूक्रेन का वॉर पुतिन का वॉर नहीं, इंडिया का वॉर है। ये पागलपन है उनके दिमाग में। अमेरिकन वाले लोग उस प्रकार के उसके होते पहले हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि इंडिया मस्ट एक्ट लाइक अ पार्टनर, समथिंग समथिंग, करेक्ट। उनका एक आर्टिकल आया था। ये अमेरिकन की जो सोच है वो एक प्रिटी क्या बोलता है, बुली का करके एक सोच है कि मैं बड़ा शक्तिमान हूँ और आप छोटे लोग हैं। एक कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है अमेरिकन का, जो इंडिया की तरफ कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है, वो ट्रम्प ही डिस्प्ले कर रहा है। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता नहीं कि ये जो बोल रहा है कि सीज फायर किया था इंडिया और पाकिस्तान के साथ, और ये सब झूठ जो बोल रहा है वो ये ट्रम्प पाकिस्तान को इसलिए चाहता है क्योंकि ट्रम्प को अपने क्रिप्टो करेंसी से के साथ जो भी पैसा उधर इन अमेरिका में नहीं, अफगानिस्तान में था, ड्रग्स के पैसा जो था, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी की जरूरत था। और वो क्रिप्टो करेंसी इसलिए उसने वो क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ टाई अप किया था पाकिस्तान के साथ, जो अप्रैल 26 को हुआ था। $2 बिलियन का कुछ टाई अप था उस समय। और वो पहलगाम से पहले ही थोड़ा हफ्ते पहले ही था, जब पहलगाम उसके बाद हुआ था। तो ट्रम्प किसी का नहीं है, ना वो अमेरिका का है, ना वो इंडिया का है, ना वो पाकिस्तान का है, ना वो यूक्रेन का है, ना वो रशिया या चाइना का है। अभी ट्रम्प का हिपोक्रेसी को देखो। ट्रम्प रशिया और चाइना के साथ डील कर रहा है, एनर्जी और ऑयल रशिया से भी खरीद रहा है, चाइना के साथ भी डील कर रहा है, लेकिन बोल रहा है इंडिया को का आप नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रम्प का यही सोच है कि हम अंग्रेज है, हम वो वाइट साहिब है। और वो वाहिद साहब को, एक इंडियन को, एक भारत वासी को आप नीचे है, आप स्नेक चार्मर हो। मैं ट्रम्प हूँ, मैं एक वाहिद साहब हूँ। जैसे वो लोग कहते थे ना पिक्चर्स में, अगर आप देखते थे कि इंडिया और ब्रिटिश की जो लड़ाई होती थे, वो कहते हैं कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। उसी प्रकार का सोच है ट्रम्प का। और ट्रम्प का सोच घटिया सोच है। और इसलिए मैं हर जगह जाके बोलता है कि ट्रम्प का सोच घटिया है, और ट्रम्प खुद एक घटिया इंसान है। उसका जो संस्कृति जो है कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यूज नहीं है, उसका सिर्फ पैसे से लगाव है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले उसने बोला था कि एप्स्टीन फाइल्स, जो इसमें बहुत भयानक किस्म के रेप वगैरह हुआ था यंग गर्ल्स का, वो पब्लिक को लेकर आ जाएगा। लेकिन अभी तक वो नहीं लेकर आया, क्योंकि उसके नाम है उसमें, शायद उसमें उसके अंदर भी वो ही एक बंदा है वहां पे। और ट्रम्प यही है। अमेरिका को ये जानना जरूरी है कि ट्रम्प उसको एक खड्डे की तरफ ले जा रहा है, और उसको खड्डे के अंदर गिरवा देगा। क्योंकि अमेरिका के पास पैसा नहीं है अभी। अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है वो भी डिप्लीट हो रहा है। अमेरिका का जो लोग है, उनके पास काम नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा अभी आप देखोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को टारगेट करने वाला है अमेरिका। क्योंकि उन लोगों को ये कहा गया है कि आपका जो तकलीफ है वो इंडियंस की वजह से हो रहा है, और वो इंडियंस को टारगेट करना चालू करे किया भी चुका है, और अग्रेसिव हो जाएगा। और ये ट्रम्प की यही सोच है कि क्या हम इंडिया को काबू कर सकते हैं, जैसे वो हमारे इन्वेडर्स थे ब्रिटिशर्स, कि हम इंडिया को अपने रोब जमा के रख सकते हैं। वही सोच है ट्रम्प का, और इसलिए ट्रम्प को डिफीट करना जरूरी है। यूएस डॉलर डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है, इंडिया रशिया और चाइना का जो स्ट्रेंथ बन रहा है, ब्रिक्स स्ट्रांग हो रहा है, बाकी सब इंडिया का रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज इज गेटिंग स्ट्रांग। ये रियलिटी है, और वेस्टर्न जो है, अमेरिका जो है, नीचे जाने वाला है। और अमेरिका को ये चीज खा रही है कि यार, हम इतना प्रेशर डाल रहा है इंडिया पर, इंडिया बच नहीं हो रहा है, उसको क्या करे। इसलिए डीप स्टेट ने, और ट्रम्प को कंट्रोल करता है डीप स्टेट। चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो कुछ भी हो,
अमेरिका का जो भी हेड होता है वो डीप स्टेट से के साथ कंट्रोल होता है, वो सीआईए उसको कंट्रोल करता ही करता है। डीप स्टेट चाहता है कि इंडिया में उनके जो बिजनेस है, क्योंकि डीप स्टेट का सिर्फ एक ही मकसद है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि बिजनेस के थ्रू उसको कंट्रोल करने के लिए। और इंडिया का मार्केट इतना लार्ज है, इंडिया का अपॉर्चुनिटीज इंडिया में इतना इतना बड़ा है कि लोग बोल रहे हैं कि क्यों ना हम इंडिया में आकर अपना बिजनेस को सेटअप करें या बिजनेस को एस्टेब्लिश करें या बिजनेस को कंट्रोल करें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इसलिए डीप स्टेट अभी जो उनके कंपनीज है, टेक कंपनीज है, वेरियस अदर सेक्टर्स की कंपनीज है, ये नया ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया के अंदर आना चाहता है। इस और वो आत्मनिर्भर दिखाता है कि वो इंडिया में आत्मनिर्भर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनका विचार आत्मनिर्भर नहीं है, उनका विचार है कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल। और इसलिए डीप स्टेट ने ट्रम्प और ने सीआईए को एक ऑर्डर दिया था, एक आदेश दिया था कि आपको 12 महीने के अंदर मोदी को हटाना ही है। और ये कोइंसाइड होता है वो 75 इयर्स के जो रूल है बीजेपी का, कि उन लोगों ने एक रूल बनाया था कि हम 75 इयर्स के बाद, जो आदमी 75 इयर्स रीच करते हैं उसके बाद उसको किसी और को वो पोजीशन को देना जरूरी है। तो इसको लेकर, और इस ट्रम्प सॉरी ये जो सीआईए के एसेट्स जो है इंडिया के अंदर, वो 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ अभी खेल रहा है, उनको कोऑप्ट कर रहा है। उस 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से एक वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके पास अभी 28 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके साथ है। वो 9 दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी और क्षेत्र से आता है, फ्रॉम अनदर टीम, लेकिन उसको भी ग्रुप करके लेकर आएगा। दिस इज ऑन 25th के आसपास, विच वाज अबाउट 4 days नाउ, एक एक कॉन्वर्सेशन हुआ था वो मेन की कॉन्स्पिरेटर के साथ और एक सीआईए ऑपरेटिव के साथ जो कनेक्ट है चीफ ऑफ स्टाफ और ट्रम्प के साथ, जो अमेरिका के और डीप स्टेट का कनेक्ट है। और उसको कहा गया है कि आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन डाइवर्जन, डिसेप्शन और डिविजन के तरफ जाना है। और वही होगा नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और डेज रादर, कि उनका फोकस है कि ये कंफ्यूजन करे, गवर्नमेंट के अंदर एक पैरालिसिस करे, एक डिसीजन लेने की पैरालिसिस। इकोनॉमिक पैरालिसिस तो बाद में हो जाएगा जब मोदी डिसीजन नहीं ले पाएगा, कि मोदी के टीम में के जो इंटरनल डिसीजंस नहीं ले पाएगा, तो वो पैरालिसिस हो जाएगा। और वो पैरालिसिस में ये 37 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऐसे कुछ लाने की कोशिश करेंगे। वो इस पार्लियामेंट में नहीं कर, पार्लियामेंट सेशन में नहीं कर पाएगा, अगले पार्लियामेंट सेशन में जरूर करवाएगा। अगर आप देखोगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो था उसने सडनली रिजाइन किया था, अगर आप उसके हिस्ट्री में देखोगे, यू विल सी कनेक्ट्स दैट ही हैज एब्सोल्युटली। with concerned, very concerning developments on that front. मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिलहाल गवर्नमेंट उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या जो भी कर रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन वो क्वाइट हुआ था। और मोदी जैसा बंदा जो भी है उसके टीम के अंदर है, मोदी उसको जरूर फेयरवेल देता था, उसको लास्ट मिनट का जो बात करना था वो जरूर करता, लेकिन वो नहीं दिया है। इसलिए कोई ना कहीं किसी कारण की वजह से एक दरार आ गया था। और ये दरार में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये हो रहा है। बीजेपी को अगर आपको तोड़ना है तो सीआईए और डीप स्टेट का एक ही स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी को अंदर से तोड़ो, अभी बाहर से नहीं। ऑपोजिशन को एक हवा की तरह रखो, कि जो आपको आग लगाना है तो ऑपोजिशन को आगे करो, लेकिन उससे बीजेपी तोड़ने वाला नहीं। अगर आपको बीजेपी को तोड़ना है तो आपको बीजेपी को अंदर के विद इन तोड़ना है। और वो सोचा है कि ये 75 इयर्स का जो जो रूल अभी है, ये सबसे महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि मोदी को हटाओ। मोदी को हटा के क्या हम अपने ही बंदे को वहां पे डाल सकता है, क्या हम ऐसा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि अपने ही बंदे को डाल सकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस लॉबीज भी डीप स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है जो इंडिया में है। वो बिजनेस लॉबी अगर आप देखोगे, एक बड़ा बिजनेस लॉबी अगले कुछ दिनों में अमेरिका खुद उसको टारगेट करने वाला।
दिखाने के लिए कि हम उसको टारगेट करें। तो ये बिजनेस लॉबी ने जो मोदी को गिराना चाहते हैं, लेकिन सच है कि वो ही तो बिजनेस लॉबी है जो मोदी को चेंज लाना चाहता है। ओके, ये क्यों करना चाहता है मोदी? मोदी जो अमेरिका का प्लान है, अमेरिका का दो सबसे महत्वपूर्ण प्लान्स है। एक, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा, अमेरिका हमेशा चाहता है कि वो इंडिया के अंदर एक बेस बना दे, नॉर्थ एब्सोल्युटली। ईस्ट में या लद्दाख में या कहीं भी उनको एक बेस चाहिए जो चाइना को काउंटर कर सकता है। अगर आप बांग्लादेश के जो रेवोल्यूशन जो बोल रहे हैं बांग्लादेश के लोग, लेकिन वो एक रेवोल्यूशन है, एक एनार्किक मूवमेंट था। वो भी एक एब्सोल्युटली। बेस के लिए ही था, सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए, जो अमेरिका चाहते थे वहां पे। शेख हसीना ने नहीं दिया था, तो वो व्हाइट मैन जो था, डोनाल्ड लू, उस समय डोनाल्ड लू ने ये सब जिम चेंज पूरा ऑपरेशन साजिश किया किया। एब्सोल्युटली। और रेजिम चेंज ऑपरेशन किया था। वो ही चीज वो चाहता है इंडिया के अंदर, कि उनको एक बेस भी मिले। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो ट्रम्प को और गुस्सा आ गया कि अरे मोदी मेरा दोस्त है लेकिन ये साइन नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखोगे ट्रम्प के शब्दों को और एनालाइज करोगे, ट्रम्प एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही चीज, जैसे आदमी एक बार झूठ बोले, बार बार वो झूठ बोले, लोगों को सच हो जाएगा। वही ट्रम्प का मकसद एब्सोल्युटली। है। है कि मैंने सीज फायर को रोका, मैंने सीज फायर किया, मैंने डील किया, मैंने ट्रेड के डील किया। अगर ट्रेड के डील किया है तो एफटीए का एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं हुआ? तो वो ग्लोबली को दिखाना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा शक्तिमान हूं। लेकिन शक्तिमान अभी नहीं, शक्तिमान का समय नहीं है अभी। अभी हनुमान का समय है। और एब्सोल्युटली। हनुमान जब अपने प्रतिबंध बढ़ाना हो पूंछ पे आग लगा आग लगा देंगे तो पूरे लंका को जला के रखेगा। और वही इंडिया करेगा अमेरिका को, अगर अमेरिका शांत नहीं हो जाएगा। पूरे अमेरिका को हम आग लगा के छोड़ेंगे, क्योंकि हम प्यार से बात करते हैं, हम ट्रेड से बात करते हैं। हमें किसी के साथ कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या इंडिया को दिखाना चाहेंगे कि आप बाप हो और हम आपके पैर के नीचे हैं, तो वो ट्रम्प के जो जूते हैं ना और उसके पैर, वो सबको हम गिरा के रख देंगे। ट्रम्प अभी तक जानते नहीं भारत को। एब्सोल्युटली। और जर्मन मीडिया ने ये रिपोर्ट भी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार कॉल किया और उनकी कॉल्स को इग्नोर कर दिया गया भारत की तरफ से, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात ये है सेवियर, जैसे आपने कहा कि जो हम सब जानते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ रिजीम चेंज, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हमने देखा उससे पहले रिजीम चेंज ऑपरेशन हुए और डोनाल्ड लू ही उसके उनको क्रेडिट जाता है ये सारा कुछ। भारत में भी ये सारी चीज़ें कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में सक्सेसफुल हो गया, भारत में सक्सेसफुल नहीं हो पाया अभी तक। इसका आप क्रेडिट किसको देंगे? कैसे भारत इन सारी चीजों को डिबंक कर रहा है? भारत का एक ही भारत का जो सोच है, जो अभी तक लोग बराबर पहचान नहीं पाया है, कि हम कितने भी लड़ाई करें अपने आप, अंत में हम देश को बहुत मानते हैं। हम भारत को बहुत मानते हैं। कुछ चुने क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स है सिस्टम में। वो पैरासाइट, जैसे कुछ ऑपोजिशन लीडर्स होंगे, कुछ एकेडेमिया होंगे, कुछ मीडिया के लोग होंगे, कुछ सोशलाइट्स होंगे। वो पैरासाइट्स है जो इंडिया को खाने की कोशिश कर रहा है और वेस्टर्न इंपीरियल्स के सामने झुक चुका है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के अंदर भारत को मानता है, भारत की संस्कृति को मानता है, भारत की जो शक्ति है, हमारा जो रिसर्जेंस हो रहा है, उसको मान रहा है। इसलिए भारत को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा जैसे हुआ था पहले। ये कास्ट का डिफरेंसेस लेकर आ जाएंगे, रिलीजन डिफरेंसेस लेकर आ जाएंगे, अभी लैंग्वेजेस का डिफरेंसेस लेकर आ रहा है, फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस लेकर आ जाएंगे। वो कुछ भी करे, अंत में भारत भारत की जो युवा है, भारत की जो औरतें हैं, भारत की जो 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 स्ट्रेंथ है, वो युवा और औरत है। और अगर आप देखोगे इनका सोच क्या है, इनका सोच है कि भारत को तरक्की करना जरूरी है। और अगर पिछले 11 साल में आप देखोगे कि किस प्रकार से भारत की तरक्की हो चुका है, चाहे वो ऑपोजिशन माने या ना माने, अंत में ये दिखाई दे रहा है लोगों का। बाकी सब राज्यों में हम देख रहा है कि इंडिया का कोई जो मान सम्मान है भारत का, वो आगे बढ़ चुका है। लोग हमें मान रहा है कि हम वो स्नेक चार्मर्स नहीं है। हम आप यहाँ आकर बिजनेस भी कर सकते हैं,
बिजनेस सफल भी हो सकता है अगर आपका प्लानिंग सही हो। हाँ, थोड़ा बहुत और करना जरूरी है। थोड़े बहुत सिस्टम्स में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या रेड टेपिज्म अभी भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों का उम्मीद है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स का, कि हम यहाँ पे आकर बिजनेस कर सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स का कि हम बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ पे हमें वेलकम भी मिल जाएगा। तो ये वातावरण में, ये इकोनॉमिक जो बिजनेस वातावरण है, वो कॉन्फिडेंस दे रहा है इंडिया को कि हम हमें ब्रेक होना जरूरी नहीं है, हमें इकट्ठा रहना जरूरी है। और मोदी का जो करिश्मा है, अगर आप देखो कि लोग राहुल गांधी को के पीछे क्यों नहीं भाग रहे, वह राहुल गांधी इतना काम कर रहे, इतने बात कर रहे, क्योंकि उसका बातों में सच्चाई नहीं है। उसके बात में सच्चाई नहीं है। मोदी एक आम आदमी, रास्ते से उठा आदमी जो प्रधानमंत्री बना है, और वो एक उम्मीद होते है हर भारतवासी को कि हम, ये हो सकता है हमारे साथ, कि अगर हम संघर्ष करें, हम शिद्दत से काम करें, तो हम इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकता है, हम कहीं ना कहीं एक दिन हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप अगर राहुल गांधी को देखोगे, क्या किया है राहुल गांधी ने, क्या अपने जिंदगी में कुछ किया है जो इंस्पिरेशनल है? सिर्फ एक गांधी के नाम की वजह से वो अपनी जगह पे है, तो वो आलू से सोना इंस्पिरेशनल नहीं है। बनाने का फ़ॉर्मूला उनके पास है, वो अब तक किसी को दिया नहीं है। मुझे मिल जाए तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े घर में तो बैठ के। द प्रॉब्लम ये है राहुल गांधी का। मैं पर्सनली राहुल गांधी के खिलाफ कुछ, आई डोंट केयर, आई एम नॉट पर्सनल एब्सोल्युटली। अगेंस्ट। पर प्रोफेशनली जो अगर आप देखोगे, एक पॉलिटिशियन, एक गांधी लेगेसी के कैरी करने वाला बंदा का कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं, सिर्फ उसका एक ही मकसद है, मोदी को टारगेट करना, मोदी को टारगेट करना। आजकल के जो युवा है, ये उनको जमने वाला नहीं है। जो सिर्फ वो जो युवा है जिसके फ्री बीज लेना जरूरी है या कुछ विजन नहीं है, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ा होगा। बाकी सब राहुल गांधी के साथ जुड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो इंस्पिरेशनल है नहीं। अंत में अगर आपको सिस्टम को भी फाइट करना है, अगर मोदी को फाइट करना है, मोदी को क्यों लोग मानते हैं? क्योंकि मोदी जो बोल रहा है वो करके दिखा रहा है। वो एक एक जरिया बन रहा है कि जिसपे भारतवासी को जो भी मिलना चाहे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या कोई भी हो। लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट बन रहा है। ज्यादा होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, मोदी ने काम नहीं किया, या मोदी की गवर्नेंस ने काम नहीं किया। अगर आप मोदी के फॉरेन डिप्लोमेसी को देखोगे, जो ऑपोजिशन कभी कभी बोलता है कि नहीं, फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं है। अभी अगर आप देखोगे इंडिया का जो इमेज है, इंडिया को जो फॉरेन पॉलिसीज है, इंडिया जो फॉरेन डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट है, वो इतना बढ़ गया था क्योंकि ये सब एब्सोल्युटली। एक स्लोली स्लोली बिल्ड होता है, राइट? अभी इंडिया एक नंबर 3 है इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस में। इट्स बीटन जापान एंड जर्मनी एज वेल। सो ये चीज जो है कि भारत अभी किसी और इंपीरियल थॉट को, भारत को तोड़ना नहीं दे देंगे। मोदी को हटाना इतना आसान नहीं, क्योंकि मोदी के साथ लोग हैं। मोदी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पीपल है। चाहे बीजेपी के अंदर कोई पागल जो है, जो सोचता है कि अमेरिका के प्लान के साथ जुड़ सकता है, मैं उसको सिर्फ एक इत्तला देना चाहता हूं, ये पागलपन छोड़ो, देश के बारे में सोचो, क्योंकि अंत में एब्सोल्युटली। देश ही आप सब कुछ होता है। डोनाल्ड ट्रम्प तो मोदी ट्वीट है करके अब। अमेरिका फर्स्ट की ट्वीट कर देते हैं, उन्होंने रीसेंट ट्वीट की। और हमारे लिए इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों वहां से भटक रहे हैं? लेकिन सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टार्ट हो चुका है काफी पहले से, और क्या हम उसको तोड़ने के लिए, उसको पूरा, इस पूरे नैरेटिव को डिबंक करने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि आगे भी ये सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी, मोदी जी को हटाने की कोशिश की जाएगी, क्या हम उस को डिबंक करने के लिए तैयार हैं, पूरे उस नैरेटिव को जो बार-बार किया जा रहा है? बीजेपी का सिर्फ एक ही कमजोरी है, जो मैं हमेशा, और मैं ये बात प्रधानमंत्री को भी बोला था जब हम मिले थे प्रधानमंत्री से, कि एक ही वीकनेस है। वो वीकनेस है टाइमली कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन है, टाइमली कम्युनिकेशन मिसिंग है।
उसका मतलब क्या है? जब आप नैरेटिव का वॉर कर रहे हो, जो टूल्स मिल रहा है नैरेटिव वॉर के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो नैरेटिव वॉर में हम हमारा टाइमिंग थोड़ा हमेशा गलत होता है या कमजोर होता है। उसको चेंज करने में, उसको अच्छा करने में हमें थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि क्या है कि इतने सारे नेगेटिविटीज जा रहे हैं यहाँ पे, इतने लोगों को ये डर डाल रहा है इनके दिमाग में कि अभी थर्ड टर्म है मोदी का। मोदी देखो पाकिस्तान के साथ हार गए हम। अभी पाकिस्तान अमेरिका के साथ जुड़ा है। अभी अमेरिका का प्रोडक्ट्स का प्राइस इतना बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट्स वहां पे बढ़ने, प्राइस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स के जो कंपनीज है वो बंद हो जाएगा। ये सब डर है। एंड आल्सो और दे ये आर डर, टारगेटिंग इलेक्शन कमीशन, यू नो। करेक्ट, तो वो ये लोगों में सब एक डर डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। एक डिस्ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस में कर रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो। वो सिर्फ ये दिखाना चाहिए कि आपका जो सिस्टम्स है वहां पे वो सब गलत चल रहा है, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। उस सिचुएशन में एम्बर, जे जो हो जाएगा, एक एनार्किक सिचुएशन बनता है। एक एनार्की इन लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं, क्योंकि वहां से ही रेवोल्यूशन पैदा हो सकता है, वहां से ही रिबेलियन हो सकता है। वो ही ऑपोजिशन का मेन फोकस है। वो ऑपोजिशन का काम है, जो डीप स्टेट ने ऑपोजिशन को दिया है, कि आप लोगों को भड़काओ, आप लोगों के अंदर एक चिंगारी डालो, एक एनार्की थॉट डालो। बाकी सब मोदी को निकालने के लिए, डीप स्टेट को हटाने के लिए, बीजेपी को तोड़ने के लिए, आरएसएस को कंफ्यूज करने के लिए वो हम करेंगे। आप अपना काम कीजिए, और यही उनका रिलेशनशिप है। इसे अगर आप ऑपोजिशन को देखोगे, ऑपोजिशन का चार्जेस इंस्टीट्यूशंस पे होता है, चाहे वो एब्सोल्युटली। इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहा है। वो लोगों को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा है। पहले वो इनफैक्ट ये आपकी बात बीच में कट रही है। जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था राहुल गांधी का, जो वो था कि हमारी जमीन चाइना ने ले ली है और हमारी आर्मी पिट गए एंड ऑल दैट, उसको लेकर भी किस तरह से रिएक्शन आया प्रियंका गांधी का कि कैसे इस सुप्रीम कोर्ट इस तरह का बयान दे सकती है? कौन होती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया अभी तो। करेक्ट। तो वो इंस्टीट्यूशंस को ही तोड़ना चाहते हैं। क्या होता है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आता है, तो आप डर डर का माहौल और भी बढ़ जाता है। और इसलिए जब आदमी को एक एक कॉर्नर पे पुश करते हो और उस पे डर डर डालते रहते हो उसके दिमाग में, एक समय आ जाएगा कि उसका रिएक्शन हो जाएगा, और वो रिएक्शन वायलेंट हो जाता है और रिबेलियस हो जाता है। वो ही ऑपोजिशन का काम है। डीप स्टेट ने ऑपोजिशन को यही काम दिलवाया कि आप इसको आगे बढ़ाओ, इंस्टीट्यूशन को खत्म करो, उसके उम्मीद उस इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको खत्म करो। अगर आप देखोगे कि राहुल गांधी की किस प्रकार की तरीके से सब बात करता है अभी, राहुल गांधी की जो एग्रेशन है, नॉन रिस्पेक्ट है रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस के लिए। जब वाइस प्रेसिडेंट था उस समय, तो वाइस प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहा था, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशंस को टारगेट कर रहा था। अभी वाइस प्रेसिडेंट एग्जिट किया है, रिजाइन किया है हेल्थ कंसर्न्स की वजह से। अभी वो वाइस प्रेसिडेंट को टारगेट नहीं करे, वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को क्यों रिजाइन करना पड़ा, राइट? तो ये हिपोक्रेसी चलता रहेगा कांग्रेस और ऑपोजिशन की। उनका एक ही मकसद है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कि उसको एनाकी लाना जरूरी है। ये जो उम्मीद लोगों में है इंडियन गवर्नमेंट में, या इंडियन वैल्यू सिस्टम में, या संस्कृति में है, या और मोदी में है, इसको डर आना जरूरी है, उम्मीद नहीं। उनको डर डालना जरूरी है, और वो ही ऑपोजिशन कर रहा है, वो ही उसका टास्क है डीप स्टेट से। एब्सोल्युटली। लेकिन इस टास्क में तो काफ़ी लंबे समय से ये ऑपोज़िशन फ़ेल हो रही है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि इलेक्शन के समय भी इन्होंने संविधान खतरे में है और ये सारा कुछ उन्होंने ड्रामा रचा था लोगों पे, लेकिन उसका थोड़ा तो असर हुआ था ज़रूर। अभी इन सारी चीज़ों का असर ना हो, ये कैसे हम आम लोगों के लिए, फॉर फॉर द मासेस, वो कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं? मैं सिर्फ लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अंत में देश हमारा है। मोदी अभी आज प्रधानमंत्री है, कुछ सालों के बाद प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई और प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन भारत कहीं जाने वाला नहीं है।
तो भारत का एब्सोल्युटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबका है। अगर आप मोदी के पॉलिसीज को पसंद नहीं कर रहे हो या बीजेपी के पॉलिटिक्स को पसंद नहीं कर रहे हो, वो आपका चॉइस है। आप इलेक्शन के समय में जब आते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन किसको इलेक्ट करना सही समझते हो। लेकिन देश को अगर आप तोड़ोगे, चाहे कोई और गवर्नमेंट हो जाएगा, वो देश को फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारा यूनिटी है, जो हमारा जो थ्राइविंग बिजनेस फ्रेटर्निटी है, जो हमारे जो बच्चे लोग अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं अभी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ पे, नॉट ओनली इन अर्बन इंडिया बट रूरल इंडिया, इसको अगर आप तोड़ोगे लड़ाई में, एक दूसरे के साथ लड़ाई करके या ये अनाकी थॉट लेकर करोगे, तो भारत आगे नहीं जाने वाला है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो। एब्सोल्युटली। ये ये मोदी के खिलाफ नहीं है। आप मोदी को टारगेट करेंगे, ऑपोजिशन लोगों को एक राइट होता है कि वो ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन करे या उनको नेगेटिविटी में दिखाए, मैं सब समझता हूँ और बाकी सब देशवासियों भी समझता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि देश सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ये प्रकार के गंदगी सोच पॉलिटिक्स में लेकर आओगे, डिविजिव सोच जो आप पॉलिटिक्स में लेकर आओगे, तो जब आप वो डिवीजन करोगे, आप भी संभाल नहीं पाओगे। अगर आप कई समय में शायद वापस पावर में आ जाओगे, अब कभी संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि पहली बात तो आप पावर में कभी आने वाला नहीं है, फर्स्टली। एब्सोल्युटली। लेकिन लेकिन दूसरी बात है कि आप इतना डिवीजन करोगे कि देश को संभालना मुश्किल होगा। और ये डिवीजन को तोड़ने के लिए हमें सब भारतवासी एक होना जरूरी है। ये एक लड़ाई आ रही है एम्बर, ये एक लड़ाई आ रही है, आप देख सकते हो कि ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें जोड़ना जरूरी है। किसी पे मत सुनो, आप देखो क्या हो रहा है, देखो किस प्रकार के रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या या व्हाट्सएप मैसेज पे अपने आप को कंफ्यूज मत करो। आप देखो अपने लोगों को आसपास क्या हो रहा है, और एब्सोल्युटली। यही हम इंडिया को बचा के रख सकते हैं। बिल्कुल। और हम सब देश के लिए हैं और देश तो हमेशा रहेगा। हम आज हैं, कल नहीं होंगे। मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जिस बड़ी देश विरोधी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश के लिए है। तो हम सबको ये समझना होगा कि हमें देश के साथ खड़े होना है, ना कि इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा का शिकार होना है, जो देश के खिलाफ किया जा रहा है, देश को तोड़ने के लिए, देश की तरक्की को तोड़ने के लिए। सर, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय थैंक यू, भारत। नमस्कार।